दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं राजस्थान भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। ओके फ्रेंड्स, तो बस बिना देरी किए शुरू करेंगे हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक बात जरूर बताने देना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। बस तो हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं, फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिलेंगे, आपको आंसर देना है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर कहाँ है। फटाफट से आंसर दे दीजिए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी दोस्तों बहुत बड़ा ये अकादमी है और ये राजस्थान भूगोल हो, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान इकोनॉमिक्स, इन सभी पर अपने प्रकाशन भी करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है जयपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थापित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थापित है। टाइम आपका शुरू हो गया है। कोटा, टोंक, अजमेर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है। ये भी भाषाई ज्ञान से संबंधित एक संस्थान है और यहाँ पे भी थीसिस निकलते हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्या आंसर होगा। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये है टोंक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। दोस्तों राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान भर में मंडियों की स्थापना करवाता है, संपर्क सड़कों का निर्माण करवाता है, शीत भंडार गृहों की स्थापना करवाता है। आपको ये बताना कि संस्थान कहाँ है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से दीजिए। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड। टाइम दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब राजस्थान कृषि बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, जयपुर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है। टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में जो संभाग है इनमें से सबसे कम आर्द्रता किस संभाग में देखने को मिलती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों इन समस्त संभागों में से जोधपुर वो संभाग है जहां राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता, देखो दोस्तों ये तो है सबसे कम आर्द्रता। अब यहाँ पे मैंने लिया है राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। इनमें से दो संभाग तो होंगे ही नहीं, जोधपुर और जयपुर। अब लड़ाई जो है वो कोटा और उदयपुर की बीच की है, तो यहाँ पे फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन राइट आंसर होगा, कोटा या उदयपुर। टाइम समाप्त है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है कोटा। कोटा कोटा कोटा, उदयपुर नहीं, कोटा है ना। कोटा संभाग वो कोटा संभाग है जहाँ पे हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा आर्द्रता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको बताना है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हीरालाल शास्त्री है, टीकाराम पालीवाल है, हरिदेव जोशी है या मोहनलाल सुखाड़िया हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री हैं, टीकाराम पालीवाल हैं या हरिदेव जोशी हैं या मोहनलाल सुखाड़िया हैं। दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यानी कि हमारे जो नेता थे इनमें वो थे हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखने को मिलते हैं। टाइम आपका शुरू मैंने कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंकारा कहाँ देखने को मिलता है। जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंकारे किस जिले में देखे जा सकते हैं।
फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में या बीकानेर में। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चिंकारा है वो जोधपुर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गोडावण को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती भाषा में या हाड़ौती क्षेत्र में गोडावण को किस नाम से जानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आंसर देना है कि इसे मालमोरडी कहते हैं या सोहन चिड़िया कहते हैं या शर्मिला या तिलोर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। गोडावण को हाड़ौती में क्या कहा जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। अब दोस्तों यहाँ पे गोडावण को हाड़ौती में मालमोरडी की संज्ञा दी जाती है। आगे राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा अभियान कब चलाया गया था? दोस्तों बहुत ही पुराना ये अभियान है, आपके जन्म से पहले का है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना है। तो मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि ऑपरेशन खेजड़ा जो अभियान है वो कब चलाया गया था। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 1991 में, 1992 में, 1993 या 1994 में। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ऑपरेशन खेजड़ा जो अभियान है कब चलाया गया था। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। कब चलाया गया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था दोस्तों 1991 में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? वाओ, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। आपको ये तो पता है कि श्रीलंका और राजस्थान की तुलना करते हैं तो राजस्थान बड़ा है, लेकिन हमें ये जानना है कि राजस्थान श्रीलंका से कितना बड़ा है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आपको देना है। 5 गुना बड़ा है या 2 गुना, 17 गुना या 11 गुना। फटाफट से टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ है हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंखों की नगरी को किस जिले को कहा जाता है? पंखों की नगरी दोस्तों यहाँ पे ये एक्चुअल में पंखा वो नहीं है जो हमारे हाथ पंखा या छत पे पंखा लगा हुआ होता है गर्मी, ये विंड मिल से संबंधित है ना। तो अब मैंने आपको हिंट दे दी है। अब आपको बताना है कि सिटी ऑफ विंड मिल या पंखों की नगरी किसे कहते हैं। तो टाइम में आपका शुरू कर दिया है मैंने। आप फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि कौन होगा जिसे हम पंखों की नगरी कहेंगे। बीकानेर, सीकर, जयपुर, जैसलमेर। बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, जयपुर पंखों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं पंखों की नगरी के बारे में तो ये जो हमारा पंखों की नगरी के रूप में जो जाना जाता है वो है जिला जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 द्वीपों का शहर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको ये बताना है कि 100 द्वीपों का शहर 100 द्वीपों के शहर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से दे देना है। तो 100 द्वीपों का शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है बांसवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अमलामिनी, रावठा महल, गागरोन और भैंसरोडगढ़। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और राजस्थान की विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए हैं, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अमलामिनी के महल को, रावठा महल, गागरोन जलदुर्ग और भैंसरोडगढ़ जलदुर्ग। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें यदि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं तो ये अमलामिनी का जो महल है कोटा में, ये हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन है जो हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन है दोस्तों? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। सभी के सभी ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और सभी के सभी आंसर लगते हैं। स्पेशली दो जिले जोधपुर और जयपुर में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के, तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सिटी जो है दोस्तों वो है जोधपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन है? जोधपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठारी भाग का सामान्य ढाल क्या है? दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व पठार है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, उसका ढाल बताना है क्या है। तो टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ, आप ढाल बता दीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर है ये, या पश्चिम से पूरब की ओर है, उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से उत्तर पूरब है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका, कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व पठारी भाग है उसका ढाल क्या है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं राजस्थान का दक्षिण पूर्व जो ढाल है वो है दोस्तों दक्षिण से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशहरो के नाम से जाना जाने वाला कौन है? देशहरो हम किसको कहते हैं? इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी आंसर आपको देना है। देशहरो के नाम से कौन जाना जाता है? जरगा और रागा पर्वत श्रेणियाँ, कोटा जिले में झालावाड़ में विस्तृत पहाड़ियाँ, सिरोही की विस्तृत पहाड़ियाँ, उदयपुर के पश्चिम में विस्तृत पहाड़ियाँ। आपको फटाफट से आंसर देना है कि देशहरो के नाम से कौन जाना जाता है? जरगा, रागा, कोटा, सिरोही में विस्तृत पहाड़ियाँ, उदयपुर में पश्चिम में विस्तृत पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं देशहरो, तो देशहरो कहलाते हैं जरगा और रागा के बीच में, जो कि उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हरा भरा भूभाग है जहाँ पे आपको काफ़ी घने वृक्ष देखने को मिलेंगे। बस उसी प्रदेश को हम क्या कहते हैं? देशहरो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि राजस्थान में वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा बतानी है आपको, कि राजस्थान में वाष्पीकरण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? जैसलमेर, जोधपुर, चूरू या बाड़मेर में? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की जो मात्रा है, वाष्पीकरण की मात्रा है, वो कहाँ रहती है। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है और आंसर है इसका जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में अतिशेष, अतिशेष नहीं है ये, एक्चुअल में अधिशेष है, अधिशेष है ना, दह धनुष वाला। तो अधिशेष जल की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है? टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, आंसर देना है फटाफट से। क्या आंसर होगा इसका? सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। आपको ये बताना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अधिशेष जल की मात्रा कहाँ है। अधिशेष जल क्या होता है दोस्तों? वर्षा का औसत और वाष्पीकरण की दर पर निर्भर करता है। अधिशेष जल निर्भर करता है वर्षा के औसत पर और वाष्पीकरण की दर पर। ठीक है, तो जहाँ वर्षा का औसत अधिक होता है और वाष्पीकरण की दर कम होती है, वहाँ पे अधिशेष जल की मात्रा अधिक रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बनता है सिरोही। हमारे सिरोही में अधिशेष जल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? ये आपको बताना है कि थार मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा जो कारण है हम क्या मानते हैं। तो टाइम यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको बताना है कि शुष्कता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है लगातार चलने वाली शुष्क हवा, रेत की प्रधानता, उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि थार मरुस्थल उत्पत्ति का प्रभावशाली कारण क्या है। यहाँ पे थार मरुस्थल की उत्पत्ति का प्रभावशाली कारण आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। करौली, धौलपुर जिले में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग। टाइम में शुरू कर रहा हूँ आपको ये बताना है कि करौली और धौलपुर जो जिले हैं हमारे, इसमें चंबल और बनास नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके बीच में जो भूभाग है उसको क्या कहा जाता है? विंध्यन कगार, हाड़ौती का पठार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि क्या होता है करौली और धौलपुर के बीच का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विंध्यन कगार, हाड़ौती का पठार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि यहाँ बात करते हैं करौली और धौलपुर में, तो दोस्तों करौली और धौलपुर में जो सबसे
मुख्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विंध्यन कगार कहते हैं, और इसका विस्तार करौली और धौलपुर के बीच में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और यह है हमारे पास उदयपुर के आसपास की तश्तरीनुमा आकृति की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। उदयपुर के आसपास जो तश्तरीनुमा पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूं, आपको आंसर देना है कि तश्तरीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं, मेरवाड़ा, गिरवा, भाकर या मगरा। उदयपुर के चारों ओर तश्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर को घेरे हुए हैं, इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं। आपको फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इजी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं, सभी के सभी लगभग इजी क्वेश्चन है, अबाउट 60 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और विविध एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो उदयपुर के आसपास की तश्तरीनुमा पहाड़ियाँ, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गिरवा कहते हैं, और गिरवा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की मेखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पीडमांट का पठार विस्तृत है। ओके दोस्तों, आंसर दे दीजिए कि पीडमांट का जो पठार है, पीडमांट का कटा फटा पठार है, पीडमांट का कटा फटा पठारी मैदानी सा मिश्रित सा एक क्षेत्र है, वो कौन सी नदी बेसिन में है। बनास में, चंबल में, साबरमती, लूनी। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि पीडमांट का जो कटा फटा पठारी मैदानी भूभाग है वो कहाँ है। बनास, चंबल, साबरमती और लूनी। तो टाइम आपका समाप्त हो रहा है यहाँ पे। और दोस्तों, पीडमांट का जो मैदान है वो राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में बनास नदी के द्वारा निर्मित है। कटा फटा एक पर्वतीय पठारी भूभाग है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जो मानक समय है वो किस देशांतर से निर्धारित होता है। यहाँ पे टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं। 75 डिग्री पूर्व देशांतर ऑप्शन है हमारे पास, 70 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि कौन सी देशांतर रेखा है जिसके सहारे से हमारा मानक समय शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे राजस्थान का ही नहीं, समस्त भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से शुरू होता है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो है कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जिस बुक से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है, आज मैंने क्वेश्चन में सीधा सीधा बता दूं, बुक से उठाए हैं और एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो विविध एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो उठाए हैं। तो इसमें उन्होंने आंसर जो मान रखा है वो 82 डिग्री माना है। लेकिन जहाँ तक इन्हीं ऑप्शन में बात करें तो चौथा ऑप्शन कोई नहीं भी दे रखा है। तो एग्जैक्ट आंसर 82 डिग्री 30 मिनट है, तो राइट आंसर 82 डिग्री 30 मिनट ही मानूंगा मैं तो, और इस पर तो रिट भी लगाने के लिए तैयार हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा का किस राज्य में विस्तार है, मतलब हमारे राज्य में कहाँ से कहाँ तक है। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि हिंदूमल रोड कोट से, हिंदूमल कोट से ये गदरा रोड के बीच में है। हिंदूमल कोट गंगानगर से ये बाखासर बाड़मेर तक है। हिंदूमल कोट से रामसर बाड़मेर तक है, या गंगानगर से बाड़मेर तक है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है एक शिलालेख के अनुसार। आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से वो शिलालेख कौन है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। किस शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि सांबर झील के प्रवर्तक वासुदेव चौहान हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। टाइम यहाँ पे समाप्त हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर होता है बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिजोलिया शिलालेख है। इस शिलालेख के अनुसार क्या है, इस शिलालेख के अनुसार हमारी सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जुलाई माह की वायुदाब जो रेखा है मानचित्र में, वायुदाब समदाब रेखा हम बोलते हैं, 999 मिलीबार की, वो किन किन जिलों में से निकलती है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आपको बताना है। जालोर, सिरोही, उदयपुर, कोटा, जालोर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। टाइम आपके पास सीमित है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख दीजिए। दोस्तों, यदि हम यहाँ बात करते हैं आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे जालोर, पाली, अजमेर और टोंक। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक,
यहीं से गुजरती है वो 999 मिलीबार की समदाब रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पांचना बांध, यह तो आप जानते हैं पांचना बांध। ठीक है, इस पे आगे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पांचना बांध पर और मैंने शामिल किया है। तो अब आपको ये बताना है कि पांचना बांध किस जिले से संबंधित है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि पांचना बांध का जो संबंध है वो किस जिले से है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, फटाफट से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा वो। तो यहाँ यदि हम बात करते हैं हमारे आंसर की, तो दोस्तों पांचना सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो है करौली से। पांचना बांध करौली में है। 5 नदियां हैं, भद्रावती, बरखेड़ा, अटामाची, भैंसावट। इन नदियों के संगम पर ये पांचना बांध बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है? तापमान की अतिशयता का मतलब है कि बहुत अधिक तापमान और बहुत न्यून तापमान, यानी कि दैनिक तापांतर में जो अंतर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आंसर आप दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि तापमान की अतिशयता क्यों देखने को मिलती है, क्या इसका राइट आंसर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों धरातल का जो स्वभाव है ना, हमारे राजस्थान में जो रेत की प्रधानता है, उस बस रेत की प्रधानता के कारण ही क्या होता है, हमारे राजस्थान में दिन बहुत अधिक गर्म होता है और रात बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन था। इजी ठीक ठाक था, ना इजी ना हार्ड कहूँगा मैं इसे, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वाठन कौन सी हवा है? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि स्वाठन हम किन हवाओं को कहते हैं। स्वाठन हम किस हवा को कहते हैं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। स्वाठन हम किस हवा को कहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। स्वाठन। तो टाइम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि स्वाठन किस हवा को कहते हैं, तो दोस्तों स्वाठन होता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पूर्वाई है, पूर्वाई जो हवाएं हैं हमारे राजस्थान में, पूरब से आने वाली जो हवाएं हैं जिसको हम आगुनी कहते हैं, यानी वे हवाएं जो हमेशा बारिश लेकर आती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वाठन की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी बतानी है आपको। टाइम में शुरू कर रहा हूं आपका, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी आपको बतानी है। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से लिख दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। आंतरिक अपवाह की यहाँ सबसे छोटी नदी आपको बतानी है। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी आपको बतानी है दोस्तों। आंतरिक अपवाह की जो सबसे छोटी नदी है वो है काकनी। ये करीब 17 किलोमीटर ही है। इसको काकने भी कहते हैं और इसको मसूरदी भी कहते हैं। काकनी, काकने, मसूरदी आदि नामों से जानी जाती है। ये मीठा खाड़ी में जाके विलीन होती है जैसलमेर में, और कोटरी गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NH48, वाओ दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पुराना क्वेश्चन था, इस पुराने क्वेश्चन को मैंने नया कर दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि NH8 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ पे दोस्तों फिर 8 की जगह 48 है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि NH48 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। साबी, रूपारेल, चंबल, बनास। टाइम आपका शुरू हो चुका है दोस्तों, फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। NH48 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? साबी, रूपारेल, चंबल, बनास। साबी, रूपारेल, चंबल, बनास। साबी, रूपारेल, चंबल, बनास। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइम यहाँ पे है आपका। राइट आंसर जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों साबी नदी। साबी नदी वो नदी है जो इस NH48 को 2 बार क्रॉस करती है, जयपुर और अलवर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी RS में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का शोक किसे कहते हैं। टाइम में आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर बता दो कि कौन है जो राजस्थान का शोक कहलाती है, वो कौन है? कौन है?
वो कौन है? घग्गर है, रूपारेल है, चंबल है या बनास है? वो कौन है? राजस्थान का जो शोक कहलाती है वो कौन है? टाइम समाप्त हो चुका है। तो वो दोस्तों वो जो नदी है जो कि राजस्थान का शोक कहलाती है वो नदी होती है घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी है जो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है। आगे बढ़े, राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। ये भी सभी आए हुए क्वेश्चन ही मैंने इस बार लिए हैं। अब आपको यहाँ ये बताना है कि राजस्थान में प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति कब बनाई गई। और दोस्तों राजस्थान में ये जो प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति बनाई, ना केवल ये राजस्थान की प्रथम थी बल्कि राजस्थान भारत का वो प्रथम राज्य बन गया था इस नीति निर्माण के पश्चात, जो पहला राज्य था नीति निर्माण करने वाला। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा कौन सा? प्रथम एवं वन पर्यावरण नीति जो बनी थी वो 2010 में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति कब निर्मित की गई? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको आंसर देना है कि राजस्थान की पहली जो कृषि नीति है वो कब निर्मित की गई। 18 जून 2010, 26 जून 2013, 26 जून 2014, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आपका कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति कब निर्मित हुई? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 18 जून 2010, 26 जून 2014, 26 जून 2013। तो राइट आंसर इसका है 26 जून 2013। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि राजस्थान शब्द का प्राचीन लिखित जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आमेर में, बसंतगढ़ में, हल्दी घाटी या नवलगढ़? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए हमारे राजस्थान में। राजस्थान शब्द की प्रथम लिखित प्रमाण के रूप में कहाँ पे ये विवरण मिलता है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति का विषम कोणीय चतुर्भुज बताया? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। आपको ये आंसर देना है कि कौन सा वो विद्वान है जो राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के लिए कि राजस्थान को किस विद्वान ने कहा है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, तो राजस्थान को कहने वाले हैं TH हैंडले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम में शुरू कर रहा हूँ, आपका आंसर बता दीजिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि उपज मंडियाँ कहाँ हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां हैं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए दोस्तों। टाइम समाप्त हो चुका है। अब यहाँ यदि हम बात करते कि सबसे अधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो कृषि उपज मंडियाँ मिलती हैं वो हमें गंगानगर जिले में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो चांदमारी, कोलिहान और चांदमारी बहुत ही बड़ी परियोजनाएं हैं राजस्थान में तांबा उत्पादन से संबंधित। आपको बताना है कि कहाँ है। जयपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू। जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू कहाँ है ये दोनों प्रोजेक्ट, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि क्या होना चाहिए। चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध किससे है? आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो चांदमारी ताम्र परियोजना का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। झुंझुनू में दो प्रसिद्ध खाने हैं, चांदमारी और कोलिहान। ये बहुत ही प्रसिद्ध खान है पूरे भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, किस अधात्विक खनिज को
रवेदार, ये रेवदार नहीं है, रवेदार है, रवेदार रूप में सेलेनाइट कहा जाता है। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अभ्रक, सैलखड़ी, तांबड़ा या पन्ना। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभ्रक, सैलखड़ी जिप्सम को भी कहा जाता है। तो अभ्रक, सैलखड़ी, तांबड़ा और पन्ना कौन है जिसे कहा जाता है सेलेनाइट अपने रवेदार रूप में? हरसोंठ भी कहते हैं उसको दोस्तों, हरसोंठ भी कहते हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका टाइम समाप्त हो जाता है और रवेदार रूप में सैलखड़ी कहलाने वाला है, यानी सेलेनाइट कहलाता है, सैलखड़ी या जिप्सम या हरसोंठ भी कहते हैं। सलादीपुरा क्षेत्र जो सीकर में है किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो कि जो सलादीपुरा है, सलादीपुरा या सलादीपुरा जो भी कहते हैं, ये किस लिए जाना जाता है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सलादीपुरा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है पाइराइट। किधर गया? पाइराइट के लिए जाना जाता है। पाइराइट, यहाँ पे पाइराइट का ये उत्पादन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है जो ये पाइराइट का उत्पादन करता है और वो है सलादीपुरा सीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोकला, इंदावर, कसनाऊ और इग्यार, ये जो क्षेत्र हैं ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये जो क्षेत्र हैं मोकला, इंदावर, कसनाऊ, इग्यार, कोयला उत्पादन के जो क्षेत्र हैं ये किस खनिज से संबंधित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि इसका क्या संबंध है, किससे संबंध है। तो टाइम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों ये इसका राइट आंसर है नागौर। ये जितने भी खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं ये सभी के सभी नागौर से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि आपको ये बताना है बड़े से छोटे कौन सबसे बड़ी और उससे छोटी कौन। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि अपवा प्रणाली के आधार पर सबसे बड़ी नदी, उससे छोटी और उससे छोटी। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये टाइम हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो दोस्तों यहाँ पे हमें नज़र आता है एक ऑप्शन बनास, लूनी, चंबल, माही। हाँ दोस्तों, यही तो पहला ही ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। बनास सबसे बड़ी है, फिर लूनी और उसके बाद चंबल और फिर आ जाती है माही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनास एराव जिस नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है? अनास और एराव ये माही की सहायक है, बनास की, साबरमती या काली सिंध। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अनास एराव ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास और एराव किस नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। माही, बनास, साबरमती, काली सिंध किस से सहायक नदियां हैं? अनास और एराव। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो अनास और एराव जो नदियां हैं ये वास्तव में दोस्तों हमारी जो माही नदी है ना, इस माही नदी की सहायक नदी है। अनास मध्य प्रदेश से आकर माही में विलीन होती है और एराव ये प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है यहाँ की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा में माही में विलीन होती हैं। चाप, एराव, मोरेन इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल है। अलनिया दोस्तों काली सिंध नदी तंत्र से संबंधित है और यहाँ पे आपको बताना है कि अलनिया जो नदी है ये किस पर्वतमाला से संबंधित है? विंध्याचल, कुंभलगढ़, मेहद और मुकुंदवाड़ा। मैंने हिंट तो आपको दे दिया है कि ये चंबल नदी तंत्र से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि किस पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है? विंध्याचल, कुंभलगढ़, मेहद और मुकुंदवाड़ा।
फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारी अल्निया जो नदी है ये निकलती है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नटनी का चबूतरा किस झील के सहारे है? जयसमंद, पिछोला, नक्की, सांबर। टाइम आपका समाप्त। क्या मैं शुरू कर रहा हूँ यार, पहले समाप्त तो बाद में होगा ना। नटनी का चबूतरा किस नदी पर है, सॉरी किस झील पर है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जयसमंद, पिछोला, नक्की या सांबर, क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे देना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। नटनी का चबूतरा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों गलकी नटनी है, गलकी नटनी, और इस गलकी नटनी का जो चबूतरा है पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है परंतु महत्व इसका गुजरात में है, तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो टाइम मैं शुरू कर रहा हूं आपका, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है परंतु महत्व इसका गुजरात में है, तो कौन सी वो नदी होनी चाहिए? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका सीमित है दोस्तों, आंसर आपको फटाफट से ही देना है। यहाँ पे कौन सी नदी है? तो टाइम समाप्त हो रहा है, हो गया है। तो दोस्तों अब नदी है इनमें से साबरमती। साबरमती नदी राजस्थान की वह नदी है जिसका उद्गम हमारे राजस्थान में उदयपुर जिले से होता है, और उदयपुर से ये तुरंत गुजरात में चली जाती है और पूरे गुजरात में अक्रॉस टू गुजरात बहते हुए अंततः ये विलीन हो जाती है खंबात की खाड़ी में। और गुजरात का जो अहमदाबाद है वो भी इस नदी के किनारे ही है। आगे बढ़ते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर निम्नलिखित में से किस जिले को लाभ प्रदान नहीं करती है? बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर आपको देना है कि चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट परियोजना है उस परियोजना का संबंध इसमें से किस जिले से नहीं है? बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़। टाइम आपका सीमित है, आंसर फटाफट से देना है। आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों टाइम अब यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है इस से सीकर को लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना इनमें से कौन सी है? दोस्तों वो राजस्थान की कौन सी ऐसी परियोजना है जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको आंसर देना है फटाफट से। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की लाइफलाइन गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इसे राजस्थान की जीवन रेखा की संज्ञा दी थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की जीवन रेखा हम किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा हम कहते हैं IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी का बना बांध है? मिट्टी से बना बांध बताना है आपको, है ना। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, आपको अब आंसर देना है कि मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है। इनमें से जवाई है, जाखम है, पांचना है या मेजा बांध है? इनमें से कौन सा वो बांध है जो मिट्टी से बना राजस्थान का बांध है? और दोस्तों ये मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है, तो जवाई, जाखम, पांचना या मेजा। टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध तो ये है पांचना बांध, करौली में है, USA के सहयोग से ये बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का पहला जल संरक्षण जल संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? वाह दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। जितने भी राजस्थान से संबंधित एग्जाम आए हुए हैं उनमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, और भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं वो हमेशा हम लाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहें तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका टाइम समाप्त हो रहा है, और राजस्थान का पहला जल संरक्षण प्रशिक्षण जो केंद्र है वो दोस्तों कहाँ है? ये है राजसमंद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना
के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है। वाह दोस्तों, आपको बताऊं एक खास बात, टाइम तो छोड़ो, एक खास बात कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो स्थापित किया जा रहा है, वो हमारे पूरे भारत का पहला है ना। बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे राजस्थान के लिए। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी बता देनी है कि ये किस देश के सहयोग से स्थापित हो रहा है। अब टाइम मैं आपका शुरू कर सकता हूँ, आपको फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो। टाइम दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब इसके राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री है या राज्यपाल होता है या भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करें तो मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के बराबर औसत वर्षा वाला जिला। वाह दोस्तों, बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के बराबर जो औसत वर्षा वाला जिला है वो कौन है। अजमेर, सिरोही, पाली, नागौर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अजमेर, सिरोही, पाली, नागौर। अब हमारे राजस्थान में ये जिला होता है अजमेर। अजमेर की वर्षा का औसत और राजस्थान की वर्षा का औसत लगभग समान है। 57 से 58 सेंटीमीटर हमारे यहाँ बारिश होती है और इतनी ही लगभग अजमेर का वर्षा का औसत है। आगे, सिंचित प्रदेशों से संबंधित समस्या कहलाती है। दोस्तों एक ऐसी समस्या जो सिंचित प्रदेशों में आज होती है कौन सी है। सेम की समस्या, उपयुक्त सभी, जिप्सम की समस्या। जिप्सम कौन सी समस्या होती है, जिप्सम तो समस्या को दूर करता है ना। बाकी जिप्सम अगर ज़मीन में मिले, ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी समस्या है। लवणीय मिट्टी, तो सिंचित प्रदेशों में कौन सी समस्या है दोस्तों, वो बताओ आप। तो सिंचित प्रदेशों की समस्या, तो सिंचित प्रदेशों की जो समस्या है वो है सेम की समस्या। ये केशिकाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन है आपका, राजस्थान के पश्चिमी भाग की मिट्टियाँ लवणों से अधिक प्रभावित हैं। राजस्थान में जो पश्चिमी भाग की जो मिट्टियाँ हैं वो लवणों से अधिक प्रभावित हैं, ये कथन है इसका। और दूसरा कारण देखते हैं क्या है, वाष्पीकरण की अधिकता से मिट्टी की ऊपरी सतह पर विभिन्न लवण जमा हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो ये तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी सही करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में नहीं है। ओह, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कहाँ से आ गया। सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बीहड़ भूमि का विस्तार, ये तो मेरे को खुद को सोचना होगा। इसमें यह है कि बीहड़ भूमि का विस्तार वाला जिला है, ये होना चाहिए, क्योंकि सिरोही में नहीं है बीहड़, जयपुर में भी नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा है कि बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले में है। तो राइट आंसर इसका होगा सवाई माधोपुर। बाकी तो जयपुर और सिरोही दोनों में बीहड़ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। टाइम शुरू कर दिया है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यदि हम स्थानीय वनस्पति का कलेक्शन करके अपने घर में रखते हैं तो इस पद्धति को स्थानीय वनस्पति के संरक्षण के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम, सभागार या सैनिटेरियम या प्लेनेटेरियम। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है और इसको हम कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाठी श्रृंखला में पाई जाने वाली घास है। धामण, अंजन, मुरात,
उपरोक्त सभी। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। आपको ये बताना है कि लाठीश्री क्षेत्र में इनमें से कौन सी घास पाई जाती है? धामण, अंजन, मुराद, उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? टाइम समाप्त हो रहा है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अब यदि बात करें तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। लाठी श्रृंखला में जो पाए जाने वाले घासें हैं धामण, अंजन, मुराद, सिरकानिया और सेवण, ये सभी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? ये तो दोस्तों एक एक कथन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद बाहर निकालते हैं कि कौन असत्य है, सॉरी कौन हाँ असत्य है। पहला कथन है कि राजस्थान एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। बिल्कुल है। देश में कुल धात्विक खनिजों में राजस्थान का 15% हिस्सा है। कुल खनिजों में राजस्थान का 15% धात्विक, 25% अधात्विक और 26% लघु श्रेणी के खनिजों में योगदान, ये भी है। ठीक है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है? नहीं दोस्तों, खनिज भंडार की दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है, हम नहीं हैं, हम दूसरे स्थान पर आते हैं। तो ये कथन रॉन्ग है, यानी ये कथन असत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वो स हो जाएगा। चौथा देखते हैं, राज्य में लगभग 79, नहीं दोस्तों राज्य में 79 नहीं है, अभी वर्तमान में 82 खनिज है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आए हुए हैं और पहले क्वेश्चन है जब ये आया था उस समय 79 ही खनिज हमारे राजस्थान में मिलते थे। तो अभी 82 प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए लिए हैं ना, इसलिए ये क्या है, हम ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया है। हमारे राजस्थान में अभी वर्तमान में 82 प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, बस आज के लिए तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से अन्य जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।